मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। वेलकम बैक। आज हम लोग मल्टी लेवल फीडबैक क्यू डिस्कस करेंगे। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू हमने इससे पहले मल्टी लेवल क्यू पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी क्यू को सेग्रीगेट कर दिया था कि पहले में हाई प्रायोरिटी, उसके बाद थोड़े से लो, फिर लो, फिर और लो। ठीक है, तो पहले जब तक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नहीं हो रहे थे तब तक हम नीचे वाले प्रोसेस में नहीं आ रहे थे। तो इसमें एक प्रॉब्लम हमारी स्टार्वेशन की आ रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए हमने बोला कि हम हर एक प्रोसेस को इक्वल चांस देंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने रेडी क्यू को अलग अलग टाइम से डिवाइड कर दिया, समय के अनुसार हमने हर एक रेडी क्यू को बांट दिया। अब क्या होगा, ये हमारी चार पिछले उसमें रेडी क्यू थी, जिसमें हमने एक में सिस्टम प्रोसेस, एक में इंटरैक्टिव प्रोसेस, एक में बैच प्रोसेसेस और एक में स्टूडेंट प्रोसेस चलाए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको n रेडी क्यूज में बांट देंगे, जिसका इसमें टाइम क्वांटम होगा 1, इसमें टाइम क्वांटम होगा 2, इसमें टाइम क्वांटम होगा 3 और ऐसे ऐसे चलेगा और लास्ट में हमारी FC FS वाली होगी। ठीक है, तो यहां पे हमने 4 रेडी क्यू लिए और बात करिए। ऐसे हमारे पास n रेडी क्यू रहती हैं, TQ1 से लेके अप टू TQN तक और लास्ट में FC FS। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जहां पे हमारे पास n एक ही रेडी क्यू को हम लोगों ने n क्यूज में बांट दिया है, जिसमें हर एक में अलग अलग टाइम रहेगा और TQ1 शुड बी ग्रेटर देन TQ2 और ये चलता ही रहेगा। मतलब कि ये मान लो कुछ ऐसा n-1 n and n should be greater than 2 और greater than 1। ठीक है, कुछ ऐसा मामला रहता है। अब देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हमारी बात बनती है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 4 रेडी क्यू हैं, रेडी क्यू 1, रेडी क्यू 2, रेडी क्यू 3, रेडी क्यू 4। ठीक है, जिसमें से 3 में हम लोग टाइम क्वांटम दे देंगे। सपोज करते हैं इसमें हमने 6 नैनोसेकंड का टाइम दे दिया, इसमें 12 नैनोसेकंड का टाइम दे दिया और इसमें हमने 18 नैनोसेकंड का टाइम दे दिया। यहां से प्रोसेस एंटर होगा, यहां से प्रोसेस इसमें एंटर होगा और यहां से निकल भी सकता है। ठीक है, इसलिए फीडबैक है क्योंकि इधर से निकल के इसमें हो रहा है, तो काइंड ऑफ आउटपुट इनपुट। ठीक है, तो इसलिए फीडबैक भी कहते हैं इसको। और यहां पे आखिरी, अब सपोज करो हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8। इसका टाइम क्वांटम है 3 नैनोसेकंड, 12 नैनोसेकंड, 6 नैनोसेकंड, 8 नैनोसेकंड, 17 नैनोसेकंड, 15 नैनोसेकंड, 22 नैनोसेकंड, 38 नैनोसेकंड। ठीक है, कुछ हमारे पास इस प्रकार में प्रोसेसेस आ रहे हैं और हमारे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में जाएंगे। तो सारे प्रोसेसेस एक साथ करके पहली जो हमारी रेडी क्यू 1 है उसमें जाएंगे। P1 जाएगा, P2 जाएगा, P3 जाएगा। तो जब P1 जाएगा तो वो अपना 6 नैनोसेकंड देखेगा कि टाइम तो 6 नैनोसेकंड का आप इसमें बता सकते हैं और इसमें 3 नैनोसेकंड ही है, तो P1 पहले ही निकल जाएगा। जब P2 जाएगा तो उसको पता चलेगा कि यहां से वो P2 इधर एंटर करेगा। ठीक है, P1 यहां पे हमारे ऑल प्रोसेसेस एंटर करेंगे। ठीक है, यहां पे P2 जाएगा, फिर इधर P3 होगा 6 नैनोसेकंड करके, वो भी निकल जाएगा। P4 होगा जो 6 नैनोसेकंड चलेगा, बचेगा 2 नैनोसेकंड और P4 इधर आ जाएगा। P5 जाएगा जो 6 नैनोसेकंड चलेगा और अपना 11 नैनोसेकंड दूसरे में चलाएगा। P6 होगा जो 50 नैनोसेकंड का है, तो P6 भी अपना यहाँ पे 6 नैनोसेकंड चलेगा, 9 नैनोसेकंड वो इधर चलाएगा।
P7 22 नैनोसेकंड का है, 6 माइनस करेंगे तो आएगा 16 नैनोसेकंड, तो वो 16 नैनोसेकंड के लिए इसमें आएगा। P8 की बात करें तो 32 नैनोसेकंड के लिए वो रेडिक्यू 2 में जाएगा। अब जब तक रेडिक्यू 1 के सारे प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक रेडिक्यू 2 के नहीं चलेंगे। अब जब इसमें ये खत्म हो गई, P1 P3 निकल गए, अब इसमें आएंगे तो P2 चलेगा। P2 बोलेगा कि मेरा 12 नैनोसेकंड का में से कितने हो गए थे, 6 नैनोसेकंड, तो 6 बचे थे, इसका 0 बचा, इसका 0 बचा, इधर 2 बचा, इधर 11 बचा, इधर 9 बचा, इधर आपका 16 बचा, इधर आपका 32 बचा था। ठीक है, अब आप आए, इसने बोला 6 नैनोसेकंड, P2 अपना काम करके निकल जाएगा और P4 भी निकल जाएगा, P5 भी निकल जाएगा, P6 भी निकल जाएगा, P7 नहीं निकल पाएगा, तो P7 रेडिक्यू 3 में आएगा, जिसमें अपना वो कितना टाइम करेगा, 4 नैनोसेकंड का टाइम अपना बिताएगा। वहीं पे P8 भी 12 नैनोसेकंड बिताने के बाद 20 नैनोसेकंड के लिए इसमें आएगा, तो इसमें 4 नैनोसेकंड के लिए, इधर 20 नैनोसेकंड के लिए। अब इसमें अपना P7 निकल जाएगा, P8 को इधर आना पड़ेगा और वो FCFS में अपना काम करेगा, कितने नैनोसेकंड के लिए, 2 नैनोसेकंड के लिए, और फिर जैसे इसका FCFS में हो जाएगा निकल जाएगा। अब सपोज करो P8 FCFS में आ गया, वहीं पे P9 आ गया, P9 हमारा एंटर करता है 40 नैनोसेकंड के साथ, और फिर वो इसमें आएगा, जब P9 आएगा तो P9 यहां पे रहेगा और इसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोसेस, अगर हम एक एनालॉजी देखें कि ये P9 इधर आया, वो अपना खत्म करके इधर आएगा ही, ठीक है, 6 नैनोसेकंड चलेगा, 6 में से 34 बचेगा, फिर 12 नैनोसेकंड चलेगा तो 22 बचेगा, फिर 80 नैनोसेकंड चलेगा तो फिर 4 बचेगा, तो P9 इधर आएगा 4 के लिए। ठीक है, तो ऐसे काम जरूर होगा, लेकिन जो हमें यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर हम CPU टाइम देखें तो P1 का 3 नैनोसेकंड है, वहीं पे P8 का 38 नैनोसेकंड है, मतलब कि P1 एक कम CPU टाइम ले रहा है, P8 ज्यादा CPU टाइम ले रहा है, मतलब P8 CPU बाउंड प्रोसेस है और P1 एक CPU बाउंड प्रोसेस नहीं है, हो सकता है IO बाउंड हो। ठीक है, तो हमने ये देखा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में जो भी CPU बाउंड प्रोसेस थे, CPU बाउंड प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहे हैं, और वो लास्ट मतलब लोअर क्यूज में जा जाके अपना काम खत्म कर रहे हैं। P1 का 6 नैनोसेकंड से कम CPU टाइम ले रहा था, निकल गया। P3 भी 6 नैनोसेकंड ही ले रहा था, कम CPU टाइम ले रहा था, वो एक बार में निकल गया। तो इसका मतलब जो सबसे फास्ट निकलेंगे वो रेडिक्यू 1 के टाइम से कम होना चाहिए उनका CPU टाइम, तभी वो एकदम से निकल जाएंगे और वो अपना आगे का काम कर सकते हैं, IO प्रोसेस जो जितना भी उनका है। उसके बाद अगर वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स में, उसमें नहीं आते हम। ठीक है, तो वो अपना CPU टाइम खत्म करके अपना IO टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे P8 की बात करें तो उसका CPU टाइम इतना ही ज्यादा है कि उसको आना ही पड़ रहा है लास्ट तक। तो हमने एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में एक ये चीज देखी कि अगर CPU बाउंड प्रोसेस है तो हो सकता है उसको स्टारवेशन फेस करनी पड़े, हो सकता है। ठीक है, कि आते जा रहे ऊपर प्रोसेस और यहाँ पे आके एक्युमुलेट होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि FCFS में आके उसको स्टारवेशन हो उसके साथ। ठीक है, तो ये था मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में, जहां पे हमने प्रायोरिटी बोल रहा हूं, हमारी रेडी क्यूज को टाइम के बेसिस पे सेग्रीगेट कर देगी। सबसे कम टाइम सबसे पहली रेडी क्यू ले रही है, फिर ज्यादा टाइम, उसके बाद ज्यादा टाइम, उसके बाद ऐसे n क्यूज लग सकती हैं, और जो लास्ट की क्यू होगी वो FCFS वाली होगी। ठीक है, ये एक मॉडल है, जरूरी नहीं है FCFS यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे भी एक क्यू लगी हो जो टाइम ले रही हो, एक ऐसा मॉडल बना दिया है। ठीक है, और सारे प्रोसेस रेडी क्यू 1 में घुसते हैं, फिर नीचे आते हैं,
और जिसका सीपीयू टाइम सबसे ज्यादा होता है वो नीचे नीचे आता रहता है, जिसका सबसे कम होता है वो अपर रेडी क्यू से एग्जिट होता जाता है अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट करके। ठीक है, तो ये था मल्टी लेवल क्यू। इसी के साथ हमने सारी जितनी भी हमारी सीपीयू एल्गोरिथम्स थी, FCFS शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, LJF, LRTF, HRRN, प्रायोरिटी बेस्ड, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव बोथ, उसके बाद मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, सॉरी मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, और साथ ही साथ में राउंड रॉबिन देखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राउंड रॉबिन है, SRTF है। तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे SRTF पे। उससे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम स्टारवेशन टॉपिक है जो हमारा रह गया है, हम उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखेंगे किस किस क्यू में, किस किस सीपीयू शेड्यूलिंग में हमारा स्टारवेशन अकर होता है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।